सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपकी शिक्षिका पूजा प्रियदर्शनी आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज का प्रथम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा और इसके लेखक हैं कथा सम्राट प्रेमचंद। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने लेखक प्रेमचंद जी के जीवन परिचय को बहुत ही विस्तार पूर्वक जाना और समझा था। तो आइए आज हम इनकी लिखी हुई यह रोचक कहानी दो बैलों की कथा का अध्ययन करते हैं और इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें क्या प्रेरणा देते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, इसे भी जानते हैं। बच्चों, कथा सम्राट प्रेमचंद समाज को अपनी लेखनी के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से कैसे जगाया जाए यह भली प्रकार से जानते थे। यह कहानी इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। बच्चों, यह कहानी उस वक्त लिखी गई जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, यानी हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था और यहाँ का प्रत्येक नागरिक अंग्रेजों के शासन से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष कर रहा था। तो इस कहानी में लेखक प्रेमचंद जी ने दो बैलों के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के माध्यम से हमारे देश की जनता के संघर्ष को दिखाया है कि उस समय भारतीय जनमानस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस प्रकार से संघर्ष कर रहा था। इसी को इन्होंने इस कहानी में बैलों के स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष के रूप में दिखाया है। तो बच्चों, कथा शुरू करने से पूर्व मैं इस कहानी में आए हुए कुछ मुहावरों के अर्थ आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जाना था कि कथा सम्राट प्रेमचंद जी के लेखनी का एक बहुत ही सशक्त यह रूप है कि ये आम बोल चाल की भाषा का प्रयोग करते हैं और इनकी कहानियों में लोक प्रचलित मुहावरों का अत्यधिक प्रयोग रहता है। तो इस कहानी में भी इन्होंने लोक प्रचलित मुहावरों का प्रयोग किया है। उन्हीं में से कुछ मुहावरों को आज हम देखते हैं। पहला है दांतों पसीना आना, जिसका अर्थ होता है बहुत कठिनाई होना या कठिन परिश्रम करना। दूसरा 9-2-11 होना, भाग जाना। तीसरा टकटकी लगाना, जिसका अर्थ होता है निरंतर देखना। हम किसी को लगातार बिना पलक झपकाए देखते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? टकटकी लगाकर देखना, निरंतर देखना। जान से हाथ धोना, मर जाना। ईंट का जवाब पत्थर देना, कड़ी प्रतिक्रिया देना। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने इस मुहावरे का अर्थ जान लिया है। अब आप इस मुहावरे का प्रयोग इस कहानी को जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी को आरंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से यह जानना चाहती हूँ कि आप सबों में से किसे किसे कहानी सुनना पसंद है? निश्चय ही सभी का जवाब हाँ होगा। हम सभी, बच्चे हो या बड़े, सभी को कहानी सुनना बहुत पसंद आता है और हम सभी अपने घरों में अपनी नानी से, दादी से और अपने घर के बड़ों से कहानी सुनते हुए बड़े होते हैं। तो आइए बच्चों, आज मैं आप लोगों को कथा सम्राट प्रेमचंद की यह रोचक कहानी दो बैलों की कथा सुनाती हूँ। बच्चों, कहानी का आरंभ प्रेमचंद जी ने गधा और बैल, दो जानवरों के परिचय के साथ किया है। आप सभी इन दोनों जानवरों से भली प्रकार परिचित होंगे। बैल या गधा अपने आस पड़ोस में आसानी से आप सभी ने देखा होगा, देखा है ना? अच्छा, एक बात बताइए कि गधा शब्द का प्रयोग हम मतलब अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से करते हैं या किसके लिए करते हैं? सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, सबों को हंसी आ रही है ना? जब हम किसी को मूर्ख की संज्ञा देना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह के पुकार देते हैं, और अगर किसी की बुद्धि में कुछ समझ नहीं आता है तो उसे हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बैल। तो मूर्ख कहने के लिए हम क्या करते हैं? गधा शब्द का प्रयोग कर देते हैं, और जिसकी बुद्धि थोड़ी सी
कम होती है या मोटी होती है उसे हम क्या कह देते हैं, तुम तो बिल्कुल बैल हो। तो आज इस गधा और बैल की से प्रेमचंद जी हमें इस कहानी में परिचित करवा रहे हैं और इन बैलों के माध्यम से लेखक बताना चाह रहे हैं कि जिसे हम मोटी बुद्धि का समझते हैं वे बैल भी अपनी सूझबूझ से कभी कभी बड़ा कारनामा कर देते हैं। तो बच्चों, इस कहानी में प्रेमचंद जी कहते हैं कि गधा एक सीधा साधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख हानि लाभ प्रत्येक परिस्थिति में एक समान रहता है। उसके ऊपर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि गधा चुपचाप सारे अन्याय को बर्दाश्त कर लेता है। वह हर परिस्थिति में एक ही समान रहता है। वह किसी भी चीज का विरोध नहीं करता है। प्रेमचंद जी कहते हैं इसमें यह ऋषि मुनियों से गुण है। बच्चों बताइए, गधा के इस गुण को प्रेमचंद जी ऋषि मुनि यानी साधु महात्मा, आप लोगों ने साधु महात्मा को तो देखा होगा, पहचानते होंगे, उनके गुणों से तुलना की है। और क्यों की है बताइए? इसलिए की है क्योंकि हमारे जो ये ऋषि मुनि होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, वे हर परिस्थिति में हर स्थिति में क्या करते हैं, संतोष रखते हैं। उन्हें कभी भी अपने परिस्थिति से अपनी स्थिति से कोई भी शिकायत नहीं होती है। वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और यहाँ जो हमारा गधा है वह भी क्या है, अपनी स्थिति से अपनी दशा से सर्वदा संतुष्ट रहने वाला प्राणी है। लेकिन हम आम जनता, हम आम भारतीय या साधारण मनुष्य क्या करते हैं, कभी भी अपनी दशा से संतुष्ट नहीं होते। हमारे पास जितना होता है हमें उससे ज़्यादा पाने की आशा होती है। किंतु साधु महात्मा ऋषि मुनि में यह अवगुण नहीं होता है। वे अपनी स्थिति से प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि गधा ऐसा प्राणी है जो अपनी हर दशा में बिल्कुल मूक रहता है। कभी भी वह प्रतिकार नहीं करता है, किसी भी चीज का विरोध नहीं करता है। यहाँ प्रेमचंद जी ने गधा को एक सामान्य आदमी से, एक सामान्य जनमानस से तुलना किया है कि आज के वर्तमान परिस्थिति में किसी को भी किसी का अन्याय चुपचाप नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका विरोध करना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए। नहीं तो समाज या लोग क्या कहेंगे, उसे मूर्ख समझेंगे, गधा के समान बेवकूफ समझेंगे। तो बच्चों, गधा के बाद प्रेमचंद जी बोलते हैं एक दूसरा प्राणी है बैल, जो गधा से थोड़ा सा कम मूर्ख है, बेवकूफ है। लेकिन यह जिसे हम बैल मोटी बुद्धि का कहते हैं, इस कहानी के माध्यम से देखिए कि इसने अपनी सूझबूझ से क्या कर दिखाया है। बच्चों, इस कथा में झूरी नामक एक मध्यम वर्गीय, एक साधारण सा किसान है जिसके पास दो बड़े ही सुंदर, बड़े ही कर्मठ बैल हैं जिनका नाम है हीरा और मोती। यह साधारण सी बात है बच्चे, जब हम किसी जानवर को या पशु को पालते हैं तो हमें उनसे लगाव हो जाता है, और जिनसे लगाव हो जाता है उनको हम क्या कहते हैं, प्यार से कुछ भी पुकारू नाम दे देते हैं। आप में से भी कई बच्चों ने कभी कुत्ते के बच्चों को पाला होगा तो उसका नाम हम प्यार से कुछ भी आपने रखा होगा, मोती, कैंडी, कुछ भी। तोता को कोई पालता है तो उसका नाम मिट्ठू रख देता है। इसी प्रकार से अगर खरगोश को पालता है तो उसका नाम चीकू रख देता है। तो यहाँ पर झूरी जो है अपने बैलों का नाम हीरा और मोती रखा है। और ये हीरा और मोती दोनों बड़े ही कर्मठ थे और अपने मालिक के प्रति ये बहुत ही ईमानदार थे, बहुत ही परिश्रमी थे। और ये दोनों बैलों का आपस में भी बहुत ही ज़्यादा स्नेह था, और साथ ही ये अपने मालिक के प्रति भी बहुत ही स्नेह रखते थे। और इनके जो मालिक थे झूरी, वो भी अपने बैलों पर जान छिड़कते थे। किंतु एक दिन क्या हुआ कि किसी कारणवश इन बैलों को, झूरी को अपने ससुराल भेजना पड़ा। और आगे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। जब इनका साला, झूरी का साला बैलों को लेकर अपने गांव को चला तो बैलों को ऐसा लगता है कि जैसे उनके मालिक ने, उनके स्वामी ने इन्हें किसी पराये के हाथों बेच दिया। तो बैलों को बहुत ही दुख होता है। वो बहुत गहरे दुख के साथ धीरे धीरे पग उठाते हुए गांव की ओर चलते हैं
और उनसे चला नहीं जा रहा है। वे ऐसा सोच रहे हैं कि हमसे क्या गलती हो गई, हम तो पूरी ईमानदारी से, कर्मठता से, परिश्रम से अपने मालिक की सेवा कर रहे थे, फिर हमारे मालिक ने हमें क्यों बेच दिया। और इस प्रकार से जब वे दुखी मन से, भारी मन से पहुंचते हैं झूरी के ससुराल, तो वहाँ भी वे ना दाना खाते हैं, ना चारा खाते हैं, अनमने से बैठते हैं और फिर रात को मौका देखते ही रस्सी तुड़ाकर भाग आते हैं वापस झूरी के पास। और जब सुबह में प्रातः झूरी अपने बैलों को देखता है तो वह भी प्रसन्नता से, खुशी से जाकर बैलों से लिपट जाता है, जबकि ये बैल काफी दूर से आ रहे थे और कीचड़ में सने हुए थे। किंतु प्रेम और मोह ऐसा होता है, वो अच्छा बुरा कहाँ देखता है। झूरी प्रेम पूर्वक अपने बैलों से लिपटा हुआ था तो बैल के आंखों में भी स्नेहमयी विद्रोह की भावना दिख रही थी। और इन दोनों का मिलन देखकर पूरे गांववासी, साथ ही गांव के बच्चे भी सभी मंत्रमुग्ध थे और सभी मोहपास में बंधे हुए थे। और बच्चे तो तालियां बजाकर इन बैलों का स्वागत करने लगे और इन बैलों के अभिनंदन स्वरूप वे अपने अपने घरों से जिनको जो मिला, कोई रोटी, कोई गुड़, कोई चारा, कोई दाना लाकर इन बैलों को देता है अभिनंदन के स्वरूप। बच्चों, यहाँ प्रेमचंद जी इस घटना से बताना चाहते हैं कि संघर्ष के बाद जो हमें स्वतंत्रता मिलती है उसका सभी लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसलिए हमें अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जरूर संघर्ष करना चाहिए। तो बच्चों, यह था इस कहानी का पहला भाग। अब हम अगले कक्षा में इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।